दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के उत्तर प्रदेश राज्य विषय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का करंट अफेयर्स जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के राज्य आधारित करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे कौन बना है। तो आप जान लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी एक्सप्रेसवे बना है और उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रही है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में सोलर प्लांट 550 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करेगा। दोस्तों परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए कंपनियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी UPEIDA द्वारा क्रियान्वित की जाती है। दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सोलर प्लांट इसलिए स्थापित किया जा रहा है क्योंकि यहाँ भूमि सरलता से उपलब्ध है और शुष्क क्षेत्र होने के कारण मौसम प्रायः साफ रहता है और सौर ऊर्जा की उपलब्धता रहती है। इस परियोजना से संबंधित ड्यू डिलिजेंस स्टडी पूरी हो चुकी है और रुचि अभिव्यक्ति यानी EOI चरण अगस्त 2023 में पूरा हो गया है। दोस्तों इस परियोजना का जो सोलर एनर्जी परियोजना है इसका जीवन काल 25 वर्ष का होगा और ये एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख से अधिक घरों को बिजली आपूर्ति करेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है ये 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है और ये 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जिसे लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अगला है कि टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। तो याद रखिएगा, सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर 2023 को सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है और 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ये केंद्र सहारनपुर में IIT रुड़की परिषद में बनाया जा रहा है। दोस्तों ये केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने और 6G को लॉन्च करने पर शोध करेगा और सरकार की ये पहल राज्य के युवाओं को रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने के अलावा दूरसंचार क्षेत्र में इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार के क्षेत्र में नई तकनीक का विकास करना है और ये अनुसंधान और विकास के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को सहायता देगा, आधुनिक तकनीक के माध्यम से सहायता में समाधान करेगा। अगला दोस्तों देखते हैं कि गोरखपुर में एक एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सदर तहसील के ताल कंदला में एक्वा पार्क के लिए 27 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ मछली पालन समिति बैंक सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। तो दोस्तों ताल कंदला में जो है गोरखपुर में एक्वा पार्क बनाया जा रहा है और इसकी खास बात यह है कि इस एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियां तैयार की जाएंगी और मछली के बीज को लेकर अध्ययन किया जाएगा। मछली पालन के तरीकों को कैसे और बेहतर बनाया जा सके और मछलियों को कैसे पाला जाए इसको लेकर यहाँ जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर मत्स्य बीज बैंक, मत्स्य पालन, मत्स्य प्रसंस्करण से लेकर कई सुविधाएं होंगी और शासन के इस महत्वाकांक्षी योजना से मछली पालन से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ होगा। तो एक्वा पार्क जो मछली पालन और मछलियों के नए शोध पर, मछली पालन के विकास को लेकर शोध पर गोरखपुर में एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न है कि हार्ट कुक्ड मील योजना, हार्ट कुक्ड मील योजना, तो ये योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नवंबर 2023 में हार्ट कुक्ड मील योजना शुरू की है और इसमें कहा गया है कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनेंगे और इस योजना में 80 लाख बच्चों को लाभ होगा।
तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, हार्ड कुक्ड मील योजना ये नवंबर 2023 में शुरू की गई है और ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कवर करेगी। इससे 80 लाख बच्चों को लाभ होगा। और यूपी के मुख्यमंत्री ने मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील है, इस मॉडल का अनुसरण करते हुए विभिन्न दिनों में विविध मेनू के साथ गर्म भोजन उपलब्ध कराने की पहल की है और इस पहल का लक्ष्य गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। और हार्ड कुक्ड मील योजना के तहत बाल विकास सेवा और पोषण विभाग द्वारा पीएम पोषण योजना के तहत सहायकों को प्रतिदिन कार्य दिवस प्रति बच्चा 0.50 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि आत्मन उत्कृष्टता केंद्र एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी आइडेंटिकेटर्स नामक उत्कृष्टता केंद्र, जिसको आत्मन नाम दिया गया है शार्ट में, तो ये आत्मन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो उत्तर है आईआईटी कानपुर के द्वारा। दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने ATMAN यानी आत्मन, इसका फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर एयर क्वालिटी आइडेंटिकेटर्स नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और ये भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वदेशी कम लागत वाले सेंसर निर्माण और AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। आत्मन उत्कृष्ट सेवा का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकी और व्यापार मॉडल को व्यवहारिक उत्पादों और सेवाओं में जोड़ना है और स्वदेशी वायु गुणवत्ता सेंसर निर्माण में जो है COE यानी जो उत्कृष्टता केंद्र है, ये बहुत आगे है और ये सटीक और विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के मॉडल से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो आप जान लीजिए, गंगा डॉल्फिन को। याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है अक्टूबर 2023 में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर 2023 को गंगा नदी की डॉल्फिन यानी गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 2000 के आसपास है। गंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, प्लेटनिस्टा गंगेटिका है और गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त जीवों की सूची में रखा गया है। वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी थी। अब उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को अपने जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है और गंगा डॉल्फिन का शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है। एक और प्रश्न है दोस्तों, मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ कब किया गया है? तो 14 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तर पर मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है और ये योजना प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये जो है शुरू की गई है। वर्ष 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ इस मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। तो 14 अक्टूबर से 2023 से मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। मिशन महिला सारथी क्या है? दोस्तों, मिशन महिला सारथी योजना CM योगी द्वारा 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से राज्य मिशन शक्ति के तहत जो है शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री द्वारा 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। तो ये है मिशन सारथी, महिला सारथी। मिशन महिला सारथी का उद्देश्य महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना है। अगला है दोस्तों, नौसेना के शौर्य संग्रहालय का नौसेना का शौर्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाना है, जिसका शिलान्यास किया गया है? तो ये लखनऊ में।
दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया और इसकी स्थापना लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी और सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में गोमती नदी के तट पर ये अपनी पहचान बनाएगा और ये नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां कार्यमुक्त हो चुके युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती और उससे जुड़े मिसाइल, टोरपीडो, कैनन आदि उपकरणों को लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रहालय की स्थापना से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। तो नौसेना शौर्य संग्रहालय लखनऊ में स्थापित होगा। अगला है श्री अन्न महोत्सव। ये 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा 27 से 29 अक्टूबर 2023 के बीच लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। इस कार्यशाला में प्रत्येक मंडल के प्रत्येक जनपद से 50 प्रगतिशील किसान, कृषक उत्पादक संगठन के 10 प्रतिनिधि और 10 प्राविधिक सहायकों ने हिस्सा लिया और दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह दिए जाने वाले 35 किलो राशन के अंतर्गत फरवरी 2024 से 14 किलो गेहूं, 10 किलो बाजरा और 11 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। इससे पहले 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल देने की व्यवस्था थी, लेकिन अब मोटे अनाजों के रूप में 11 किलोग्राम दोस्तों 10 किलोग्राम बाजरा भी इसमें दिया जाना है। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोस्तों अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। ये महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा अपना स्वयं का जो है सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाएगा, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा और इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। और इस परियोजना में एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला सैटेलाइट कार्यक्रम SMAMUST का विकास शामिल है। दोस्तों SMAMUSAT एक नैनो सैटेलाइट है जो नवंबर 2021 में एएमयू रोबो क्लब के अंतर्गत शुरू हुआ था। सैटेलाइट एक 3U क्यूबसेट है जिसके कई उद्देश्य हैं। इसमें सैटेलाइट का इमेजरी उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना और तेज़ी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकसित इमेज कंप्रेशन तकनीक लागू करना शामिल है। तो याद रखिएगा एएमयू अपना स्वयं का सैटेलाइट छोड़ेगा। अगला प्रश्न है या अगली महत्वपूर्ण जानकारी है कि उत्तर प्रदेश ने कहां पर जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने की योजना बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो याद रखिएगा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिलों में जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने के लिए जमीन संस्कृत विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित करने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिलों में जनजातीय संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। और दोस्तों आप जान लीजिए कि ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिलों में जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। तो आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और आप जान लीजिए 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। तो यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है और इसके पीछे मुख्य कारण है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है और इसके कारण इसके परिचालन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
अगला है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा, अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान हो गया है मछली पालन में। और आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। और उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड अहमदाबाद में 21-22 नवंबर 2023 को ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय मत्स्य पालन में पहले स्थान पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में किस तिथि से हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी गई है। तो 18 नवंबर 2022 से हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पर FIR भी दर्ज कराई गई है। FIR में ये है कि अवैध तरीके से सर्टिफिकेट जारी कर अनुचित लाभ कमाया जा रहा है और समाज को बांटने की साजिश हो रही है। साथ ही हलाल प्रमाण पत्र प्राप्त उत्पाद सिर्फ एक वर्ग विशेष के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हैं। और हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत 1974 से हुई थी। हलाल सर्टिफिकेट पहले सिर्फ मांस से जुड़े उत्पादों के लिए दिया जाता था और 1993 में हलाल सर्टिफिकेट अन्य प्रोडक्ट जैसे डेयरी, कॉस्मेटिक, साबुन, तेल आदि के लिए भी देना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जो है एक नए प्रस्ताव की मंजूरी दी है, अनपरा ई। तो ये 5वीं यूनिट है अनपरा ई तापी परियोजना को 20 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस पे 16,624 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और ये परियोजना यूपी, RVUNL और NTPC के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना। ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की गई है। इसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और इस परियोजना के तहत उपद्रवियों के जमावड़े और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए इन शहरों में निजी संस्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अगला है कि प्रदेश में गौवंशी पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए कौन सा जो है योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गौवंशी पशुओं के नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। इससे प्रदेश में उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के साथ गौवंश में सुधार होगा और पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। और इसमें सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 3 वर्ष का गोपालन का अनुभव होना चाहिए और गोवंशों की ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है। और साथ ही इसकी स्थापना के लिए 0.5 एकड़ भूमि होना आवश्यक है और लाभार्थियों के पास 1.5 एकड़ भूमि हरे चारे के लिए होना चाहिए। और ये ज़मीन इसकी खुद की पैतृक हो सकती है या फिर उसने उसे 7 वर्षों के लीज पर लिया हो। अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों की सटीक संख्या पता करने के लिए गायों की गणना कराने का निर्णय लिया है और 3 श्रेणियों में गायों की गणना कराने का आदेश दिया गया है, जिसमें पशुपालकों के पास निराश्रित पशु, सड़कों पर छोड़ी गई गायें और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। और आप जान लीजिए कि ये कदम राज्य में आवारा मवेशियों की अंतहीन समस्या के समाधान के लिए उठाया गया है और योगी आदित्यनाथ ने जियो टैगिंग लागू करने का ही निर्णय लिया है, आदेश लिया है। अगला है दोस्तों कि शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। तो उत्तर है आपका वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी
और ये स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर आधारित होगा। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में बनने वाला ये अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। और इस स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला की प्रेरणा भगवान शिव से ली गई है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था और बिल्व पत्र के आकार की धातु की चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं। और इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। अगला है दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन हुआ है। तो इसमें देखिए जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन कर अब इसे शहीद कप्तान तुषार महाजन करने का जो है निर्णय लिया गया है। और प्रतापगढ़ जंक्शन जो प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया गया है। और आप जान लीजिए कि प्रतापगढ़ का नाम अब माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया गया है। अंतु स्टेशन का नाम माँ चंडिका देवी धाम अंतु किया गया है। और विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदलकर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज किया गया है। और इसकी आधिकारिक सूचना 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है। अगला है कि उत्तर प्रदेश देश का किस क्रम का स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाल में प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बना है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला चौथा प्रदेश बना है। और वर्तमान में देश में आप जान लीजिए 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं, जिसमें 8 उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्टार्टअप हैं, जिसमें 8 यूनिकॉर्न हैं और कई तेज़ी से यूनिकॉर्न बनने की दिशा में जो है दोस्तों ये आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार्टअप की दिशा में जो है ये उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट के रूप में उभर रहा है। और आप जान लीजिए कि इसमें KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, मेगालिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेशन, इन्फ्रोएज और फिजिक्स वाला देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप में शामिल किए गए हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक होती है, उनको यूनिकॉर्न स्टेटस कहा जाता है। और उन स्टार्टअप को सूनिकॉर्न यानी सून टू बी यूनिकॉर्न कहा जाता है, जिनकी निकट भविष्य में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता है। इसके बाद आइए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। हाल में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का GDP में कितने प्रतिशत योगदान के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। तो GDP में उत्तर प्रदेश का भारत की GDP में योगदान 9.5% है और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस मामले में पहले स्थान पर GDP में 15.7% योगदान के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट्स लीड सर्वे रिपोर्ट में लगातार दूसरे वर्ष उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक्ड राज्यों में किस श्रेणी में रखा गया है। तो अचीवर प्रदेश में। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना की है। तो ये SGPGI लखनऊ में। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में बनटंगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जिले में बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। तो ये गोंडा में, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई है। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा। तो गौतम बुद्ध नगर जिले में। हाल में उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का 6ठा ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन को। दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर 2023 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को उत्तर प्रदेश में किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया।
तो ये लखनऊ में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो यूनिटी मॉल लखनऊ, आगरा और वाराणसी में खोलने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला वाराणसी में रखी गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नो नॉनवेज डे, 25 नवंबर 2023 को। उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है? तो सरयू नदी में, अयोध्या में। और 21 से 25 सितंबर 2023 तक अपने पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में। दोस्तों 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हाल में किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। अगला है, 21-22 नवंबर को दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये अंतर्देशीय मत्स्य पालन में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में किन उत्पादों पर हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम, पिपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य पदार्थों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया है? तो गीतिका श्रीवास्तव को। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये झांसी में। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो याद रखिएगा, देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। अगला है, हरदोई का वह पर्वतारोही जिसने 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस, जो कि रूस में है, 1850 ऊंचाई इसकी है, और इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है? तो अभिनीत मौर्य ने। अगला है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो आगरा ने। और जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन की पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये बुलंदशहर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो ये है हार्ट कुक्ड मील योजना, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में राज्य के किस एक्सप्रेसवे को पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 को किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उन्नाव में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया? तो साहिबाबाद, गाजियाबाद में। और 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है? तो 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, 29 नवंबर को प्रस्तुत प्रदेश के अनुपूरक बजट में कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है? तो इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, गोरखपुर में। काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहां पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये बस्ती में।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला टेलीकॉम उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? तो उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो है, ये जो है देश का पहला जल विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम हाल में हरिगढ़ कर दिया गया है? तो ये अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके खुद की सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्रोजेक्ट को हाल में मंजूरी मिली है, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के नाम पर रखा गया है। ये सैटेलाइट एक 3U क्यूबसेट है जिसका उद्देश्य नोबल इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस करना है। अगला प्रश्न है, वह आर्थिक फोरम जिसकी दावोस स्विट्जरलैंड में 15 से 19 जनवरी 2024 तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच की 15 से 19 जनवरी 2024 तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 उत्पादों की GI टैग प्रदान किया गया? तो आगरा के लेदर फुटवियर और जलेसर के मेटल क्राफ्ट को GI टैग मिला है अगस्त 2023 में। अगला प्रश्न है, 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता? तो अमरोहा की सोनम ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। और देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार को। अगला प्रश्न और यूपी करेंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, 13 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश में कहां पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? तो वाराणसी में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के उत्तर प्रदेश राज्य विषय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का करंट अफेयर्स, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के राज्य आधारित करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।